Hello students, welcome to the new section, new year of your pharmacy, and in third year B Pharm I will be taking your subject BP 505G, that is Pharmaceutical Jurisprudence according to AKTU University. 505 is Pharmaceutical Jurisprudence. So पहली बात आती है कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं या हम आगे के टाइम में क्या सिलेबस कवर करेंगे। तो पहले तो यही है कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये वर्ड आप एक बार फिर से बोल के सीखें। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बड़ा दिखता है बट टफ नहीं है, ट्राई जैसी स्पेलिंग है वी हैव टू प्रोनाउंस इट इन द सेम मैनर, इसमें कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं है। ज्यूरिस हाफ वर्ड एंड प्रूडेंस सेकंड हाफ, जिसको टुगेदर हम पढ़ते हैं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। तो इस सब्जेक्ट में, इस पूरे सिलेबस में अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रॉबिलिटी होती है पढ़ने की। तो इसको जैसे ये दो वर्ड है तो फिर यहाँ पर भी मैंने दो वर्ड में आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फार्मास्यूटिकल में क्या क्या इंक्लूड करते हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अगर बात की जाए ज्यूरिस्प्रूडेंस की तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इट इज़ अ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। एक अगर देखा जाए तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक वाइड मतलब क्या होगा? लॉज। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? लॉज रिलेटेड टू फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉज। तो अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को अगर पॉइंट वाइज देखें कि इसमें क्या क्या आता है, दैट इज फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स दैट कैन बी डेवलप्ड टू फॉलो द लॉज, नॉलेज ऑफ लॉ, व्हाट इज लॉ, कैसे वो चीज़ होनी चाहिए, उसके क्या ऑफेंसेस हैं, पेनल्टीज हैं, ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज ऑफ लॉ में आता है। इट इज़ अ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ का ये एक पहला सब्जेक्ट है। एंड क्यों पढ़ेंगे? टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई भी चीज़ हम अगर पढ़ते हैं तो वो एक साइंस में हम थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर एक सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव टू स्टडी द लॉज। अगर बात की जाए फार्मास्यूटिकल्स की, तो अगर हम ये सब्जेक्ट फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली इट विल डील विद द लेजिस्लेशंस फॉर द डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। तो ये लेजिस्लेशन भी एक नया वर्ड है। ये क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच डेवलप दीज लॉज, दैट इज लेजिस्लेशंस। ये भी वर्ड आपके पूरे सिलेबस में बहुत बार यूज होगा, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इट। इट आल्सो इंक्लूड्स फार्मास्यूटिकल एक्ट्स एंड लॉज रेगुलेटिंग द अथॉरिटीज। जिसको भी हमने अथॉरिटी दी है उनकी वर्किंग क्या होगी, उनकी फंक्शन क्या होगा, उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंक्लूडेड। दैट इज फार्मेसी एक्ट्स एंड लॉज regulating the authorities who are governing this field. Code of ethics during pharmaceutical practice. What ethics we should follow? क्योंकि pharmacy is a subject that deals with the human life. तो उसकी कुछ ethics होनी चाहिए. We should maintain the dignity of that profession by following those ethics. क्योंकि अगर सामने वाले की इंसान की लाइफ की बात है तो अगर हम अपने प्रॉफिट के लिए उसका नुकसान करते हैं, इट डजंट कम अंडर एथिक्स। तो फार्मेसी में कोड ऑफ एथिक्स ड्यूरिंग फार्मेसी प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये दोनों पॉइंट मिला के हमारा सब्जेक्ट कवर होता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। कि फार्मेसी में लॉज से हम क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे और उसकी अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को सबको पीसीआई का नाम पता है। पीसीआई क्या है? सेम, इट इज़ अ रेगुलेटिंग अथॉरिटी विच गवर्न्स फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। कि एक अगर पीसीआई कॉलेज में इंस्पेक्शन करने आई है, इसका मतलब क्या है कि वो कॉलेज में ये सारी चीज़ें चेक करेगी कि जो जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली एक बी फार्म कॉलेज में होना चाहिए वो है कि नहीं। तो अब थोड़ा बहुत यू कैन कोरिलेट विद आवर डे टू डे फार्मेसी प्रैक्टिस कि अगर पीसीआई गवर्निंग अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, वो उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करेगी, वो उसका नॉलेज ऑफ लॉज को यूज करेगी ये चेक करने के लिए वेदर दैट कॉलेज इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और नॉट। तो ये बात थी कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या पढ़ते हैं और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो फार्मेसी आपके सिलेबस में यूनिट 1 और 2 ये दोनों कंपोज ऑफ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो आपकी यूनिट 1 एंड 2 इज कंप्राइज्ड ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी वास्ट में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, इसलिए यूनिट 1 और 2 आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 से बना हुआ है। बाकी यूनिट 3 और 4, आपकी यूनिट 3 में है फार्मेसी एक्ट 1948, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। तो अगर हर एक एक्ट को हम डिटेल में डिस्क्राइब करें कि इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं या क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो अगर बात की जाए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 की, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें मतलब कॉस्मेटिक्स से लेकर हमारी जो भी एक नॉर्मल ड्रग है जो कि मार्केट में यूज हो रही है, उसके सारे रूल्स, उसका रेगुलेशंस इस एक्ट में होगा कि वो कैसे बन सकती है, उसको हमें कैसे बनाना है, उसको कैसे डिस्पेंस करना है, मार्केट में कैसे लेकर आना है, उसकी पब्लिसिटी कैसे करनी है, और बाई चांस अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है आपके किसी भी लेवल पे, तो उसके ऑफेंसेस क्या हैं, पेनल्टीज क्या हैं, कौन कौन लोग उसको चेक कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ हमें पढ़ना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। कमिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948, तो अगर बात की जाए फार्मेसी एक्ट 1948 की, तो इस एक्ट में क्या है कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं हमारी, कौन कौन सी किस तरीके से, क्योंकि बिफोर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत सिनेरियो हमारा चेंज हुआ है। इवन इफ अगर आप अभी की बात करें तो 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ों में रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं। तो जो सबसे पहला एक्ट आया था ड्रग्स एक्ट 1940, और उसके बाद ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 45 रूल्स थे, और फार्मेसी एक्ट 1948 आया था जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट हुआ था, एंड दैट वाज द मेन अथॉरिटी टू डेवलप द फार्मेसी थ्रू आउट द इंडिया। तो आगे बात करी जाए तो ये आपका यूनिट 3 का पार्ट है, उसी में आपका है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो होती है, जो भी हमारे अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ों का रेगुलेशंस, डेवलपमेंट, उनकी डिस्पेंसिंग, कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता, वो सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इस वर्ड से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, आप लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये वर्ड यूज़ किया होगा। तो जो भी हमारी सेंसस को सप्रेस करता है, स्टिमुलेट करता है, जैसे कि ओपियम अगर आप बात की जाए, और उसको अगर हिंदी वर्ड पढ़ेंगे तो हम अफीम पढ़ते हैं। बेसिकली ऐसी ड्रग्स जो हमारे सीएनएस को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती हैं या बेहोश कर सकती हैं या उससे हमारे एक्टिविटीज़ में इफेक्ट आता है, दैट कम्स अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। क्योंकि हर कोई इसकी अथॉरिटी नहीं ले सकता कि उसको कल्टीवेशन करना है, उसकी फॉर्मुलेशन बनाना है या उसको डिस्पेंस करना है, उस सारी चीज़ों का रेगुलेशन एक गवर्निंग अथॉरिटी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। आपने कुग्नोसी में पढ़ा होगा सारे सिद्धा सिस्टम, चाइनीज मेडिसिन सिस्टम, तो वहाँ पे आपने तंत्र मंत्र वाला चीज़ें भी पढ़ी होंगी कि पहले के जो लोग थे वो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, वो कहते थे कि ऐसा हो जाएगा, अगर आप ये कर लो तो वैसा हो जाएगा। दैट कम्स अंडर मैजिक रेमेडीज, क्योंकि उस बेसिस पे भी आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, इसलिए उस चीज़ों को भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि आप उसको कैसे आगे प्रोसेस में यूज कर सकते हैं या वो कितने हद तक कौन व्यक्ति कितना काम उसमें कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। एनिमल्स, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम ड्रग का कोई भी मार्केट में पहली बार डिस्पेंसिंग होती है, लेकिन उससे पहले वो बहुत सारे ट्रायल से गुजरती है, जिसमें कि हम सबसे पहला ट्रायल इसमें करते हैं एनिमल्स के ऊपर, वेदर द ड्रग इज सेफ और नॉट।
तो यहाँ पे क्रुएलिटी टू एनिमल्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम उनके साथ भी कुछ गलत ना करें। अगर हमने ड्रग को टेस्ट करना है तो हमारी किस हद तक हम उन एनिमल्स को यूज कर सकते हैं, उनकी डेथ रेट क्या होनी चाहिए, कितने हद तक हम उनको हार्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया और एनिमल को ऐसे ही छोड़ दिया, उनका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है, उनको रिहैबिटेट भी किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम पढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, ये भी आपका यूनिट 4 का पार्ट है जो कि डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट जो यूनिट 4 का पार्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो कि 1995 में आया था। दैट वाज डेवलप्ड टू रेगुलेट द प्राइसिंग ऑफ द डोजेज या फॉर्मुलेशंस या ड्रग्स, कि कोई भी कंपनी अगर अपने हिसाब से बनाती है तो वो मन चाहे दाम नहीं कर सकती, उसको एक रेगुलेशन के थ्रू गुजरना होगा और उसी के अकॉर्डिंगली उस ड्रग की प्राइसिंग को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 का पार्ट है। यूनिट 5 में भी आपके ऐसे ही 4 एक्ट और हैं जो कि कवर किए जाएंगे। अब बात आती है एक्ट्स। अब ये सारे ही एक्ट्स हैं। मैंने एक पॉइंट जो आपको छोड़ा था वो ये था कि स्टैचूज, व्हाट आर स्टैचूज? ये वर्ड है जो कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में यूज करते हैं कि जो हमने लॉ बनाया है, बनाया मतलब कि हम कोई मूर्ति भी बना सकते हैं, कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क के फॉर्म में हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस के फॉर्म में जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं स्टैचू। एंड these statues can be expressed, that is the expression of the will, कि वो लॉ क्या है, वो उसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है, उसके तरीके क्या होते हैं। एक्ट्स होता है, बिल्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं। एक्ट्स में सेक्शंस हो सकते हैं, बिल्स में क्लॉज हो सकते हैं, ऑर्डर्स में आर्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे आपने एक आर्टिकल 365 एक वो मूवी आई थी, आपने देखा होगा, तो वो एक आर्टिकल था दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू लॉ। तो वो लॉ क्या था, एक ऑर्डर था जो कि निकाला गया था। शेड्यूल्स होते हैं जो कि पैराग्राफ में एक अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं। अभी आपने सिलेबस में देखा इट वाज कवरिंग ऑल द एक्ट्स। तो अब हम फोकस करते हैं कि वो एक्ट जो स्टैचू में एक्ट है वो क्या क्या कंप्राइज करेगा, या अगर हमें कोई भी एक्ट इसमें डिटेल में पढ़ना होगा तो हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। ये लॉ बनाने का या एक्ट बनाने का सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। तो कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद डेफिनेशंस, क्योंकि सब अपनी समझ से कुछ भी समझ लेते हैं। तो हियर वी हैव टू डिफाइन कि अगर हमने बोला है ये ड्रग है तो ड्रग का मतलब क्या है, ये पॉइजन है तो पॉइजन का मतलब क्या है। तो टर्मिनोलॉजी शुड बी क्लियर एंड एग्जैक्ट। इसलिए ऑब्जेक्टिव के बाद इट इज फॉलोड बाय डेफिनेशंस, कि डेफिनेशंस उसमें क्या होनी चाहिए और उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर वो एक्ट बनाया है तो उसमें कुछ लोग भी होंगे या अथॉरिटी किसकी होगी, कौन उसको रेगुलेट करेगा, दैट कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसमें मेंबर्स कितने होंगे, किसकी रोल कितना है, दैट कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट उसके फंक्शंस की वो किस किस चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। और सबसे लास्ट जो सबको अगर डिविएट करते हैं रूल से तो ऑफेंसेस और पेनल्टीज देनी पड़ती है, जैसे आपको कॉलेज में भी पनिशमेंट मिलता है। तो सेम आपको एक एक्ट के अंदर क्या कवर करना है, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। So this was the brief of overall jurisprudence substance, that is BP 505T, covering pharmaceutical jurisprudence क्या होता है and what all we will be covering in further lectures. Thank you.